ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ के बारे में बताएंगे। ओम्स लॉ क्या है? ओम का नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। विभवांतर धारा I के समानुपाती होता है, लेकिन उसकी कंडीशन है यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। V समानुपाते I, V समानुपाते I। V है चालक के सिरों का विभवांतर और I है उसमें प्रवाहित धारा, तो V जो है I के समानुपाती होता है। और यही है विभवांतर वैद्युत धारा के समानुपाती होता है। V इज इक्वल टू I इंटू R। R क्या है? R इज ए कांस्टेंट, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब इसके बारे में आगे बताते हैं। तो ये प्रतिरोध है। तो यही है ओम का नियम। और इसका जो सत्यापन है बहुत इजी वे में किया गया पहले कि एक चालक की का जो है करंट बदला गया, विभवांतर वोल्टेज, विभवांतर और वोल्टेज को, तो उसमें देखा गया कि विभवांतर और वोल्टेज के बीच जब ग्राफ खींचते हैं, जैसे विभवांतर 5 वोल्ट है, जैसे ग्राफ साइज समझो, जैसे ये विभवांतर है, विभवांतर, और ये है धारा I, ये विभवांतर V है। विभवांतर हमने दिया 5 वोल्ट, धारा हमारी हो गई 15 एम्पियर, मान के चलो एम्पियर में धारा है। और ये 10 किए तो ये हो गई 20, और ये 15 किए ये हो गई 25। ऐसे प्रैक्टिकली पहले देखा गया। तो V और I के बीच जब ग्राफ खींचा गया, V और I, ये हमारा V है, ये हमारा I है, तो V और I के बीच जब ग्राफ खींचा गया तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हुआ, स्ट्रेट लाइन। तो ये है, तो इसमें देखा गया कि V जो है जब ग्राफ खींचा गया तो इसमें देखा गया कि V जो है I के प्रोपोर्शनल होता है। यही है ओम का नियम। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, वेयर R इज ए कांस्टेंट, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह ओम का नियम। तो अब हमको अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर, अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर हमको ओम के नियम की उत्पत्ति करना है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। अब हम इसी अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। अब जरा ध्यान दीजिए। अब इसमें तुमको पीछे हमने पढ़ाया है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा I इक्वल टू होता है NEAVD। अब इसमें जो है ये वैद्युत धारा अनुगमन वेग के बीच का रिलेशन है, पीछे पढ़ाया गया वैद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध, लास्ट लेक्चर में बताए हैं। तो ये I इक्वल टू होता है NEAVD, या स्मॉल I लिखो या कैपिटल I लिखो, I इक्वल टू NEAVD। ये है वैद्युत धारा अनुगमन वेग का संबंध। I धारा है, VD अनुगमन वेग है, N है चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और A है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो I इक्वल टू NEAVD। और चूंकि VD इज इक्वल टू होता है EV अपान LM, ये है हमारा अनुगमन वेग का सूत्र। चालक में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग का सूत्र है VD होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, EV अपान LM। ये सब क्या है? E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V है वही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर्स, और टा है रिलैक्सेशन टाइम, श्रांतिकाल, L है चालक की लंबाई, और M है इलेक्ट्रॉन का, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो फ्लो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब इस ये EV अपान LM, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये है पोटेंशियल डिफरेंस, टा है रिलैक्सेशन टाइम श्रांतिकाल, और L है चालक की लंबाई, ये द्रव्यमान। इसी VD वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे देयर, इसलिए I इज इक्वल टू NEA। अब VD के स्थान क्या लिख देंगे? EV अपान LM। अब जरा ध्यान दो, या I इक्वल टू ये हो जाएगा N
ई स्क्वायर, ई इंटू ई हो जाएगा ई स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा यानी ई स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा ए यानी ई स्क्वायर ए, उसके बाद हो जाएगा वी, और उसके बाद हो जाएगा टा अपान यल एम। अब इसमें हम v की वैल्यू जब निकालेंगे, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है कि v किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, I की, करंट की वही। तो देयरफॉर v इक्वल टू v की वैल्यू जब हम निकालेंगे, तो v की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा एल एम इधर चला जाएगा, एल एम इंटू आई अपान ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, v की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और ये सबा के टर्म इधर डिवाइड हो जाएंगे, तो हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टा, एन ई स्क्वायर ए टा। वी की वैल्यू निकाल ही रहे थे, ये जाके इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दो जाकर इधर डिवाइड हो जाएंगे, ये हो गया। अब इसमें जरा ध्यान दो, अब इसमें जो हमारा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि ताप स्थिर रहे, यदि ताप हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, उसके में कोई चेंजिंग ना करें, तो यल एम अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू टा का मान नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा ये। क्यों, अभी के टर्म समझा रहे हैं। चूंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर ए कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम उस जब करंट फ्लो करेंगे तो हम कंडक्टर की लंबाई चौड़ाई नहीं घटा सकते, लंबाई बराबर रहेगी। एम है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कांस्टेंट होता है, एन प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर हमारा कंडक्टर है तो उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिक्स होंगे। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी फिक्स होता है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये तो सब कांस्टेंट रहेंगे। टा ये चेंजेबल है, लेकिन अगर टेम्परेचर स्थिर रहेगा तो टा भी कांस्टेंट होता है। टा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, जो एक धनायन से दूसरे धनायन से के बीच टक्कर का जो समय होता है उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्योंकि जब किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे चलते हैं, तो एक धनायन से दूसरे धनायन से वो टकराते हैं, तो इन्हीं टक्करों के बीच का जो समय आता है इसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो जब टेम्परेचर स्थिर रहेगा तो ये भी एक फिक्स स्विच से टकराते हैं, इसलिए टा का मान भी कांस्टेंट रहेगा। तो जब इतना टर्म हमारा कांस्टेंट हो गया तो v किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इसलिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, स्मॉल आई कैपिटल आई। यही ओम का नियम है। तो जब मान कांस्टेंट होगा तो v किस पर डिपेंड करेगा, केवल I पर। यही ओम का नियम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति।